आप सभी का फिर से हमारे चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में देखा था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, हमारे क्या मौलिक अधिकार होते हैं, उनका क्या पालन करना होता है, हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आज के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं वो है हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और इसके अंतर्गत हमारे क्या आर्टिकल आते हैं, 36 से लेके 51 तक का वर्णन किया गया है। ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड से। और यह एक गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा कहने का मतलब गांधी जी के विचारों से मिलता जुलता है, मतलब उनके बातों से मिलता जुलता ये विचार है। और साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा है, मतलब समाज के बातों से मिलता जुलता विचारधारा है, जो कि हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। ये जो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इनके मतलब क्या कहता है, इनको जो लागू किए थे वो थे हमारे बी.एन. राव को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के यानी कि लागू करने वाले ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो दो प्रकार के होने चाहिए, एक जो कि तुरंत लागू किए जाए, जो कि संविधान में जोड़ा गया, और दूसरा कि न्याय के तहत परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि समाज में जैसे जैसे नियम बनता जाए उसके मुताबिक वो अधिकार उसमें जुड़ता जाए। तो इन्होंने दो प्रकार के अधिकार बताए थे। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य एक लोकतंत्र, मतलब क्या कहता है, राज्य में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना, यानी कि कहने का मतलब कि वहाँ की जनता को सारी सुविधा व्यवस्था, उनके सारे जरूरतमंदों को पूरा करना, समाजवाद होना, मतलब समाज में सारे मतलब जो भी उनके इच्छा मुताबिक जो भी कार्य क्रियाकलाप हो उनके सारे ख्वाहिश पूरी की जाए। ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की कुछ शर्तें। इस तरह से राज्य में नीति निर्देशक तत्व को लाया गया। तो आइए हम मेन आर्टिकल पे जाते हैं कि हमारे ये आर्टिकल क्या कहते हैं और क्या होता है। भाग 4 यानी कि भाग 4 के अंतर्गत हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इसे एक से देखते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके तहत राज्य में क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका क्या योगदान होता है, उनकी क्या भूमिका होती है कि उनके राज्य में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये होते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के कुछ नियम। तो आइए हम इसके तहत देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आर्टिकल दिया गया है। तो हमारा पहला आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, जो हमारा राज्य स्टेट होगा उसमें राज्य की परिभाषा दी जाएगी, यानी कि हमने पिछले मौलिक अधिकार के तहत भी बताया था। आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है कि एक राज्य होगा जिसका 12 में उल्लेखित किया गया था। ये थे हमारे आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 का था न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि यह हमारे न्यायालय में मान्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे राज्य सरकार होती है ये हमारे न्यायालय से नहीं चुना जाता है। इसे चुनने का सिर्फ अधिकार जनता के हाथ में होती है कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, पब्लिक कैसी सरकार चाहती है, उनको कैसा अपना सरकार बनाना चाहिए। इसीलिए इस नियम को न्यायालय में लागू नहीं किया गया है, इसलिए ये जनता के हाथों में सौंपा गया है, इसीलिए इसे न्यायालय में नहीं माना गया है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान। सामाजिक कार्य, समाज में होने वाले कार्य, आर्थिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इन सब वर्ड का हम लोगों ने प्रस्तावना में वर्णन किया था। प्रस्तावना में मतलब पढ़े थे कि सामाजिक क्या होती है, आर्थिक क्या होती है, राजनीतिक क्या होती है, जिसका की प्रावधान आर्टिकल 38 में किया गया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 39, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के आधार पर समान वेतन, यानी कि संसाधनों के कहने का मतलब कि राज्य में लोगों को रोजगार देना, मतलब यदि कोई बेरोजगार है
तो उसे रोजगार के रास्ते पे लाना, और यदि महिला और पुरुष यदि एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुरुष का पद ऊंचा रहेगा तो महिला को कम वेतन मिलेगा। इस समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, जिसका कि 39 में वर्णन किया गया है। इसके साथ एक संशोधन हुआ। संशोधन होने के साथ 39 का को बना। तो 39 के को में बताया गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। जैसे कि राज्य में बेरोजगारी लोगों को काम दिया गया, तो न्याय संगत के साथ काम दिया गया कि वो इस काम को सुचारू तरीका से करे, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसका उसमें न्याय दिया गया, जिसका वर्णन 39 के को में दिया गया। और उसके साथ यह नियम कब लागू किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि हमारे 2002 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे 1976 में लागू किया गया। इसके बाद हमारा आर्टिकल 40, पंचायतों का गठन होगा। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 9, यानी कि उसमें पंचायतों का वर्गीकरण दिया गया है। तो अभी हम शॉर्ट में बताते हैं कि प्रत्येक गांव में पंचायतों का गठन किया जाएगा और वहाँ पे उनके मुताबिक उन्हें सुविधा व्यवस्था प्राप्त की जाएगी, जिनका कि वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 41, कुछ दशा में काम करने का अधिकार। जैसे कुछ दशा कहने का मतलब जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, इस सब स्थिति में, और महिलाओं के लिए खासकर नियम, यदि महिला प्रेग्नेंट है, यदि वो गर्भवती है तो उसके लिए एक अवकाश जारी किया गया है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे 26 सप्ताह के लिए उन्हें छुट्टी दिया जाएगा। और साथ ही साथ और ये नियम फर्स्ट बेबी के लिए लागू होता है, फर्स्ट बेबी, और उन्हें 6,000 की राशि भी प्राप्त की जाएगी, जो कि हमारे ये कुछ दशा में काम करने के तहत ये लागू किया गया है। और उनके साथ यदि वो होते थे उसे इतने दिन तक छुट्टी देना पड़ेगा और उन्हें ये सब सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 41 में किया गया है। 42 हमारा कहता है कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा में होनी चाहिए। कार्य न्याय संगत कहने का मतलब कि जहाँ लोग कार्य करेंगे वो करने के मुताबिक हो, और न्याय संगत कहने के मतलब कि जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ की दशा, वहाँ के अनुकूल वातावरण अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी को प्रॉफिट मिले उसमें कर्मचारियों का भी कुछ, जो प्रॉफिट मिले उसमें कर्मचारियों का भी योगदान रहेगा। खास करके जैसे किसी कंपनी में कोई वर्कर कार्य करता है तो वहाँ बहुत सारी कंपनी ये सुविधा देती है कि वहाँ के वर्करों को रहने की व्यवस्था और कुछ फ्री साधन देते हैं कि जिससे उनके वर्करों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गाड़ी फ्री, घूमने का व्यवस्था, ये सब कुछ कंपनी में नियम लागू होते हैं, जो कि वहाँ के न्याय संगत और मानवीय दशा के तहत ये सब उसमें कंपनी के तहत, कंपनी के साथ साथ वहाँ के वर्करों को भी कुछ लाभ दिए जाते हैं, जिसका वर्णन हमारे 42 में किया गया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। राज्य सरकार से ये निवेदन होना चाहिए कि जो भी हमारे राज्य में बेरोजगार गरीब लोग निवास करते हैं उनके लिए कम से कम कुछ ऐसी कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जाए जिससे वो अपना रोजी रोटी, अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सके। जैसे कुटीर उद्योग के तहत झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, छोटे छोटे कंपनियों में काम जो किए जाते हैं, जिसका कि हमें राज्य सरकार से इसका प्रावधान करना चाहिए कि ये लोगों को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए। फिर हमारा आता है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता।
सभी को एक समान सहायता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कास्ट को मतलब क्या कहता है, किसी को अधिक मतलब छूट दे रखा है तो किसी को कम दे रखा है। इसके आधार पर यह बताया गया है कि सभी को समान नागरिक संहिता प्राप्त हो। अनुच्छेद 45 हमारा कहता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क फ्री शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 6 वर्ष से जो बच्चे कम रहते हैं उसके लिए जैसे कि ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह सब खोला जाता है, ये तो हमारे उसी के तहत आते हैं जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये है हमारे आर्टिकल 45। और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसे 86वें संविधान संशोधन जो कि हमारे 2002 में हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे लागू किया गया था कि 6 वर्ष से जो कम बच्चे रहेंगे उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 46 SC/ST जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कल्चर, अलग रीति रिवाज और उनकी शिक्षा आर्थिक हितों का भी व्यवस्था किया जाए ताकि उन्हें शिक्षा ग्रहण प्राप्त हो सके। वे अपने मतलब अपने कल्चर को बनाए रखे, अपने मतलब आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से बनाए रखे, जिसका वर्णन 46 में किया गया था SC/ST के लिए। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 हमारा कहता है मद्य निषेध, स्वास्थ्य और पोषाहार भोजन का प्रावधान। कहने का मतलब हुआ कि जो लोग भी शराब का क्या करता है, जैसे मद्य निषेध कहने का मतलब हुआ कि जो लोग शराब को यूज करते हैं, मतलब जो शराब पीते हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार से गुजारिश है कि इसे राज्य में बंद कराया जाए। बहुत ऐसे स्टेट है जहां शराबबंदी नियम लागू है। और पोषाहार, उसे मतलब अपने शरीर के मुताबिक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जैसे हरी साग सब्जी, और उसके स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन प्राप्त होना चाहिए। ये है हमारे आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पोषाहार और स्वास्थ्य भोजन का प्रावधान, जो कि 47 में इसका उल्लेखित है। फिर हमारा आता है आर्टिकल 48, किसी पशुपालन और दुधारू पशु के लिए गौशाला की व्यवस्था की जाए। यानी कि कृषि पशुपालन, यानी कि कृषि के लिए सरकार बहुत सारे लोन देती है, जैसे गाय पालन के लिए, गाय को पालने के लिए बहुत सारे गौशाला बनवाते हैं, बकरी पालन के लिए बहुत सारे लोन देते हैं। ये उसके मुताबिक ये आर्टिकल बनाया गया है कि कृषि पशुपालन और दुधारू पशु के लिए कुछ प्रावधान, जो कि हमारा आर्टिकल 48 में दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 48 का संविधान में कुछ संशोधन हुआ, जिसके तहत 48 के का उसे जोड़ा गया। तो आर्टिकल 48 का हमारा कहता है पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत। सही बात है कि पर्यावरण को यदि हम नहीं बचा के रखेंगे तो हमारे आगे आने वाले भविष्य का बहुत बुरा हाल होगा और बहुत खतरे में चला जाएगा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत, जो कि कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सॉरी। और इसके तहत यह बताया गया कि हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें ताकि समय पे वर्षा पानी हो। यदि समय पे बारिश नहीं होती है तो अकाल हो जाती है, जिससे मतलब अनाज की उपज ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। इसका ही प्रावधान 48 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 49, राष्ट्रीय महत्व इमारतों का प्रावधान। राष्ट्रीय मतलब इमारत कहने का मतलब जैसे क्या कहता है, हमारे जो धरोहर इमारत सब है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार सब, हमारा ये योगदान होता है, मतलब सरकार का योगदान होता है। इसे धरोहर के रूप में मतलब सुनिश्चित तरीके से इसे रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इसे याद में अपने याद में इसे देखे।
तो ये थे हमारे 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक। फिर हमारा अगला अनुच्छेद आता है 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का कृतिकरण। यानी कि दोनों की शक्ति अलग अलग होती है। कार्यपालिका कहने का मतलब हो गया संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमारे कार्यपालिका के तहत आते हैं। और न्यायपालिका कहने का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, ये सब होते हैं हमारे न्यायपालिका। दोनों की शक्ति का अलग अलग कृतिकरण है, अलग अलग वर्गीकरण का वर्णन किया गया है 50 में, 50 जो कि हमारा 50 के तहत उल्लेखित है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 51, इंटरनेशनल शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। कहने का मतलब हुआ दो देशों के बीच में राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, ताकि किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो और कोई भी मत ना हो। इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे ये नियम बनाए गए हैं कि इंटरनेशनल शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाए, जो कि हमारे 51 में उल्लेखित किया गया है। ये थे हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारे राज्य में क्या क्या नियम होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को क्या सुविधा व्यवस्था दी जाएगी, इसके तहत हमने इसकी जानकारी आर्टिकल 36 से 51 तक का वर्णन किया।